इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एम लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी की में से कौन कौन से चैप्टर 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें मैं बीपीएससी एग्ज़ाम को ही ध्यान में रख करके बताऊंगा। लेकिन मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की जो लोग अभी से शुरुआत कर रहे हैं और मतलब करना ही चाहते हैं, तो वो लोग जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक को फ़िलहाल के लिए स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैं चैप्टर बता रहा हूँ अगर उतना भी कर लेते हैं तो एनफ होगा। पूरी की पूरी किताब पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है कि बीपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर लुसेंट से कर लेते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा 12 से 15 क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो सभी बन जाएगा। और ये होता है बोनस पॉइंट है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फटाफट सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एम लक्ष्मीकांत की बुक से कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मेरे पास जो है वो 5th एडिशन है। अभी मार्केट में 6th एडिशन भी आ गया है, तो चैप्टर वही होंगे, आप मिला लेंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसको जो है ना लुसेंट की किताब से ही पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। इसमें पढ़िएगा, बहुत लेंदी दिया हुआ है और हो सकता है कि याद में ना भी आए। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना कब है, आपका जब एग्ज़ाम रहेगा ना उसके एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले जो है इसको अच्छे से रिवाइज करके चले जाना है लुसेंट की बुक से। यहाँ से पढ़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ लेते हैं वेरी गुड, लेकिन पढ़ने की ज़रूरत उतना है नहीं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता है शुरू आपका एम लक्ष्मीकांत। सभी चीज़ें पढ़नी है इसमें। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, समितियां प्रभाव में आना, समितियां में कौन कौन से सदस्य थे, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो संविधान का निर्माण जो है अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें दिया हुआ होगा संविधान की विशेषताएं। ठीक है, आलोचनाएं पढ़नी नहीं है, विशेषताएं पढ़ लीजिएगा, आपसे उसी का काम हो जाएगा। और विशेषताएं में भी क्या, जैसे सबसे बड़ा संविधान था, पंचायती राज था, इमरजेंसी प्रोविजन था, ये सारी चीज़ें हैं। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक शासन प्रणाली थी यहाँ पर, तो ये विशेषताएं हैं। तो इन सारा तरह की जो है 17 या 15 विशेषताएं दी गई हैं, उसको आप एक जगह से पेज पे लिख लेंगे और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। संविधान की प्रस्तावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना में क्या पढ़ना है कि प्रस्तावना कब लाया गया था, संविधान के बाद लाया गया था। पर प्रस्तावना जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से प्रभावित है। दूसरी बात, इसको किसने लाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। प्रस्तावना में कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, एकता और अखंडता जोड़े गए थे। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए संविधान की प्रस्तावना से। तो पीटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरिकता, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लुसेंट से इसको अच्छे से लुसेंट से इसको थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार तो मतलब कि मेंस में पीटी में सब जगह ही इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें 29 पन्ना है, एकदम मज़े से इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, और पीटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से अधिकार दिए हुए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। प्लस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका क्या मतलब होता है, रूल ऑफ लॉ, इसका क्या मतलब होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होंगे। तो मूल अधिकार को एकदम से नेग्लेक्ट नहीं करना और बहुत अच्छे से, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है आपका वो यही है, और इसको आप इंटरव्यू और स्टेज तक यूज कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसमें जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक इंपॉर्टेंट है, और सभी नीति निर्देशक तत्व आपको इतना जरूर माइंड में होना चाहिए कि आप पकड़ सके कि कौन डीपीएसपी में था, कौन फंडामेंटल राइट में था और कौन फंडामेंटल ड्यूटी में था। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात किस में की गई है, फंडामेंटल राइट्स में की गई है, नीति निर्देशक तत्व में की गई है, मूल्य कर्तव्य में की गई है, तो नीति निर्देशक तत्व में की गई थी, है ना। सेपरेशन ऑफ पावर की बात किस में की गई है, तो नीति निर्देशक तत्व में की गई है। तो आपको इन तीनों चैप्टर, फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक तत्व, मूल्य कर्तव्य, तीनों को अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ने का मतलब हुआ अच्छे से ही पढ़ना है, क्योंकि ये आपका मेंस में और इंटरव्यू स्टेज तक भी आपका काम देने वाला है।
ठीक है। मूल कर्तव्य भी मैंने बता ही दिया किसके द्वारा जोड़ी गई थी, कौन से कमेटी के सिफारिश पे जोड़ी गई थी, कौन कौन से मूल्य कर्तव्य हैं, ये आपको देखना पड़ेगा इसमें, है ना। तो चोरी नहीं करना ये मूल्य कर्तव्य में ही दिया गया है। महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करना ये भी इसी में दिया गया है। भाईचारा निभाना ये भी इसी में दिया गया है। तो आपको मूल्य कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप जरूर यहाँ से कवर करेंगे, भले पूरी की पूरी बुक पढ़े या ना पढ़े। देखिए एक बात मैं बताता हूँ कि लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो सिर्फ उसमें जो है स्टार्टिंग के पेज चैप्टर ही नहीं पढ़ना है, जैसे कि ये वाली जो चैप्टर है ये एंड हो गया यहाँ पर आपका, है ना। तो यहाँ तक पढ़ करके ही नहीं छोड़ देना है। एम लक्ष्मीकांत की एक विशेषता है कि इन्होंने संदर्भ सूची में भी कुछ सूचनाएं जो है वो छुपाई हुई है। और बीपीएससी क्या करती है, थोड़ी सी तेज हो गई बीपीएससी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चैप्टर पढ़ लेना है और उसके बाद यहाँ से अंत में जो है ना वो थोड़ा सा देख लेना है इसको, जैसे कि मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा क्या था, तो जॉन किंग के द्वारा 1215 में इसको लाया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, देखिए बीपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछी थी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछी थी ना, 6 नंबर से, कि जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, काका कालेकर ने की थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा में, तो है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिए तो बस हो गया। आपको देखिए चैप्टर में कहीं कहीं देखेंगे ना तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा साथ में 16, तो उसको आपको देख लेना है कि संदर्भ सूची में 16 में क्या है, और आपको चल जाएगा पढ़ने से पता कि क्या क्या संदर्भ सूची में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि संदर्भ सूची को आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करना नहीं है, खास करके फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है, तो इसमें आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। प्रस्तावना में भी देखना है, संसद में देखना है, राष्ट्रपति में देखना है, राज्यपाल में देखना है, तो संदर्भ सूची को आप नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अच्छी तरह से पढ़ना है, किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ा गया था, कौन से देश से लाया गया है, इसके बाद जो है क्या क्या प्रक्रिया होती है, प्लस आज़ादी से लेकर के अभी तक के जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं ना उनमें मैं बता दूंगा अलग से एक चैप्टर में, अलग से एक वीडियो में, कि कौन कौन सा संविधान संशोधन आपको पढ़ने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, और जल्दी मैं बना दूंगा उसके लिए। तो संविधान संशोधन को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। इसमें से क्या पढ़ना है, आर्टिकल कितना है और कौन से देश से ये प्रभावित है। फिर संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो केशवानंद भारती केस में डाला गया था 1973 के द्वारा। और बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि वैसे भी संशोधन नहीं कर सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करते हो, मतलब संविधान की जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दी गई हैं उसको संविधान संशोधन के द्वारा भी हमारे देश की जो संसद है वो भी संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है। मूल संरचना के तत्व ये थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मूल संरचना क्या होती है तो ये आपको पता होना चाहिए। मूल संरचना क्या होती है, संविधान के वैसे प्रोविजन जिसको कि संसद भी संशोधन नहीं कर सकती है। उसके बाद देखिए संसदीय व्यवस्था, पीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें संसदीय व्यवस्था के गुण, संसदीय व्यवस्था के दोष और संसदीय व्यवस्था होती क्या है वो आपको पढ़ लेना है, जो कि विशेषताएं से मिल जाएगा। संघीय व्यवस्था, इसमें क्या है, संविधान की संघीय विशेषताएं पढ़ लेना है, संविधान की एकात्मक विशेषताएं पढ़ लेना है, और इन दोनों को मिला के आपको समझ लेना पड़ेगा कि अंतर बेसिकली क्या होता है, पार्लियामेंट्री में और फेडरल सिस्टम में अंतर क्या होता है। केंद्र राज्य संबंध पीटी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय संबंध पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। इमरजेंसी प्रोविजन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, कितने दिनों के लिए लगता है, कैसे लगाया जाता है, राज्य सरकार को गिराया जाता है कि नहीं गिराया जाता है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, बिल्कुल अच्छे तरह से पढ़ना है। 13 पेज है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रेसिडेंट थे, क्या क्या उनकी, कैसे चुनाव होता है, कैसे उनकी महाभियोग लगती है, कौन से आर्टिकल में महाभियोग लगती है, कौन से आर्टिकल में चुनाव होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है, अध्यादेश जारी करते हैं तो कौन से आर्टिकल से करते हैं, क्षमादान करते हैं तो कौन से आर्टिकल से करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो प्रेसिडेंट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बस किस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति दिया गया है, कौन से देश से ये लाया गया था उपराष्ट्रपति का पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भी ज़्यादा लंबा नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्यों, कौन से आर्टिकल में दिया गया, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ है, प्लस एक क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने दिनों का होता है। तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री 5 सालों तक, एक बार बन गया तो 5 सालों तक रहेगा। ठीक है, जब तक वो बहुमत में रहेगा तब तक वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे रहेगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
देखिए इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पीटी के लिए। ऐसे पढ़ना चाहें तो इसमें पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, क्या क्या उनकी संरचना होती है, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है आपका मंत्रिमंडल समितियां, कैबिनेट कमिटीज, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है पीटी के लिए। बस क्या इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट कमेटी कहते किसको है। तो देखिए कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ना, जैसे हमारा गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री, तो उनकी हेल्प करने के लिए बहुत सारी कमेटियां समय दर समय बनाई जाती हैं, है ना। कुछ अस्थाई भी होती हैं, कुछ अस्थाई भी होती हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट कमेटी में सिर्फ इतना पता होना चाहिए। प्लस अभी जो कार्यकाल चल रहा है लोकसभा का, उसमें अलग कैबिनेट कमेटियां बनाई गई हैं, थोड़ा देख लीजिएगा कौन सी नई कमेटी जोड़ी गई है, ये भी थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा। इसमें संसद पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अगर आप लुसेंट की बुक से भी कवर कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनफ होगा 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ओवरऑल संसद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संसदीय समितियां बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको पीटी के लिए। संसदीय मंच बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको पीटी के लिए। पार्लियामेंट्री ग्रुप बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिएगा इसको। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ इसमें। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई अपना वक्तव्य देती है ना, वर्डिक्ट देती है, उसके बाद जो है उसको फिर से रिव्यू करती है, तो यही कहलाता है जुडिशियल रिव्यू। या सरकार कोई कानून बनाती है, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि ये संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यही कहलाता है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है, हाई कोर्ट के पास पावर होती है। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। जैसे सबरी वाला मंदिर केस के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पर महिलाओं को जाना बैन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, महिलाओं को जाने से अंदर रोका नहीं जा सकता है। तो ये न्यायिक सक्रियता कहलाती है। जब हमारी जो जुडिशियरी होती है, जब हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी और हमारी जो लेजिस्लेटिव यानी विधायी शक्तियाँ अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती है, तब आती हैं प्रभाव में जुडिशियल एक्टिविज्म। सुप्रीम कोर्ट अपने से किसी डिसीजन को अगर ठीक करती है या किसी कानून को रद्द करती है तो उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो मतलब पता होना चाहिए आपको। PIL पब्लिक इंटरेस्ट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, समझ गए। कंफ्यूज नहीं करना है क्या मैं बोल रहा हूँ। जुडिशियल रिव्यू में मतलब आपको पता होना चाहिए, जुडिशियल एक्टिविज्म में मतलब आपको पता होना चाहिए। अब आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार में राज्यपाल अच्छे से पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री अच्छे से पढ़ेंगे, राज्य मंत्री परिषद उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीपीएससी का चूंकि एग्ज़ाम है तो आपको इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेना है, लेकिन राज्य मंत्री परिषद पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल पीटी के लिए ज़रूर पढ़ेंगे। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, संविधान संशोधन के किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, विधान परिषद को जो है ख़त्म कैसे किया जाता है, अभी कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो राज्य विधानमंडल को आपको पीटी के लिए पढ़ना है। हाई कोर्ट पीटी के लिए पढ़ना है, हाई कोर्ट अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय नहीं पढ़ना है पीटी के लिए। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ये तो खत्म ही हो गया, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, तो देखिए विशेष प्रावधान कितने राज्यों के लिए हैं, बस ये देख लीजिएगा। जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, तो इतने, और कर्नाटक है। तो इतने सारे राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, तो उसको आप राज्यों के नाम देख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ विशेष देखने की ज़रूरत पीटी के लिए नहीं है। पंचायती राज और नगर निगम, ये तो पीटी के लिए ना एकदम लाइन टू लाइन पढ़ना है आपको, एकदम लाइन टू लाइन। देखिए अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो आपको फंडामेंटल राइट, प्रस्तावना, डीपीएसपी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, उसके बाद जो है आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पंचायती राज और नगर निगम, क्योंकि ये हमारे संविधान की एक स्पेशल फीचर है। किसी देश के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का संभवतः जो है चर्चा नहीं की गई है। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है संविधान का, तो अच्छे से पढ़ना है और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। नगर निगम में क्या कर लेते हैं ना, नगर निगम में जो है कितने तरह के नगर निगम होते हैं, मतलब कितने तरह के जो शहरी निकायों में जो शासन व्यवस्था होती है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे टाउनशिप होती है, दानापुर में जो है मिलिट्री वालों ने जो है अपना एक क्षेत्र बना के रखा है, कोई पीएसयू है जैसे सेल है तो सेल का अपना बोकारो स्टील सिटी प्लांट है। तो इस तरह जो है ये सभी नगर निगम में ही आते हैं, तो अच्छी तरह से इसको पढ़ना। तो ये दो
चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। प्लस पंचायती राज में कौन कौन सा कमेटी की क्या क्या सिफारिशें थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, अच्छे तरह से पढ़ना है। गाडगिल कमेटी, हनुमंता राय कमेटी, ये सारे चीज़ें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जनजातीय क्षेत्र बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आता है आपका निर्वाचन आयोग, ये कौन से आर्टिकल में है, जैसे आर्टिकल 324 में है, ये आपको पता होना चाहिए। और कितने मेंबर की कमेटी होती है, और जो तीनों मेंबर होते हैं उनके पावर में क्या क्या डिफरेंस होता है। संघ लोक सेवा आयोग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस किस आर्टिकल में दिया गया है ये आप पढ़ लीजिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग जैसे हमारा बीपीएससी है, वो किस आर्टिकल में दिया गया है ये पढ़ लीजिएगा। उनका रिजाइनेशन जो होता है, देखिए राज्य वाले में एक खास बात ये पूछी जाती है कि उनका नियुक्ति तो करते हैं राज्यपाल, ठीक है, लेकिन जो उनकी जो त्यागपत्र होता है ना, वो सीधा वो राष्ट्रपति को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से पता होना चाहिए। वैसे मोटा मोटी प्रीलिम्स के लिए आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल में, बस इतना आप पढ़ लीजिएगा। वित्त आयोग, ये देखिए कौन से आर्टिकल में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको नाम से ही पता है, वित्त तो फाइनेंशियल मामलों में ये केंद्र सरकार की मदद करती है, प्लस राज्य सरकार को कर टैक्स में से कितना कितना शेयर मिलेगा, इसका काम भी फाइनेंस कमीशन कहती है। तो 3 पेज का है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आर्टिकल हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल 280 में ये है। फिर अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल किस में है वो आप देख लीजिएगा, बस यही इंपॉर्टेंट है। एसटी के लिए तो ये भी किस आर्टिकल में है ये इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है ना, इन सभी का आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, यूपीएससी बीपीएससी किस आर्टिकल में है, फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में, एससी एसटी कमीशन जो है वो किस आर्टिकल में है, और अभी तो ओबीसी के लिए भी नेशनल कमीशन बन गया तो वो किस आर्टिकल में है, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैग ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, बस ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कैसे इनका नियुक्ति होता है, कैसे इनका त्यागपत्र होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें से। बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैग में से नहीं है, लेकिन आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों? क्योंकि महान्यायवादी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद में जा कर के वो अपना भाषण दे सकते हैं, वो प्रस्तुत हो सकते हैं। वोट भले ही नहीं दे सकते हैं, है ना, उनकी वोट की गिनती नहीं की जाएगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनके वोट का, लेकिन वो शामिल हो सकते हैं संसद की कार्यवाही में, संसद में वो प्रस्तुत हो सकते हैं। प्लस ये राज्य विधानमंडल में भी प्रस्तुत हो सकते हैं। उसी तरह से है राज्य का महाधिवक्ता, ये किस आर्टिकल में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके बीपीएससी के लिए आज से। तो कहने का मतलब मैंने बता ही दिया कि मोटा मोटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, सभी बॉडीज़ का, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एससी एसटी ओबीसी कमीशन, कैग का, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। फिर गैर संवैधानिक निकाय, तो जिनका कि संविधान में चर्चा नहीं, जैसे हमारा नीति आयोग है, तो नीति आयोग की गठन कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं है, संवैधानिक बॉडी है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग संवैधानिक बॉडी नहीं है, संविधान के द्वारा उसको बनाया नहीं गया था, संविधान में उसकी चर्चा नहीं की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आर्टिकल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल संविधान में जब होगा तभी ये आएगा। तो इन सबको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रीलिम्स के लिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, ठीक है। बस नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सब आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो आप एक पेज पे लिख लीजिएगा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और सभी के नाम लिख लीजिएगा, कंफ्यूज उसमें नहीं करना है। पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो संवैधानिक संस्था है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है अन्य संवैधानिक आयाम, तो सहकारी समितियाँ, राज्यसभा, राजभाषा, लोक सेवाएं, अधिकरण, ये सब पढ़ने की जरूरत प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, नहीं पढ़ना है इसको। राजनीतिक गतिशीलता, देखिए राजनीतिक दल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका आप ये चैप्टर थोड़ा सा देख लगते हैं। इलेक्शन पढ़ने की उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, आपको पता ही होता है इलेक्शन के बारे में। वोटिंग बिहेवियर पढ़ने की जरूरत नहीं है पीटी के लिए। चुनाव कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है पीटी के लिए। चुनाव सुधार पढ़ने की जरूरत नहीं है। दल परिवर्तन कानून, ये चूंकि हमारा जो है 10th शेड्यूल के द्वारा जोड़ा गया था, तो ये आपको खाली पता होना चाहिए कि दल बदल कानून जो है 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची के अनुसार जो है इसको संविधान में जोड़ा गया था, ये पता होना चाहिए, ठीक है।
उसके अलावा दल बदल कानून क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दल बदल कानून आप पीटी के लिए पढ़ लीजिएगा, दल बदल कानून इंपॉर्टेंट और हमेशा चर्चा में रहता है। दबाव समूह, दबाव समूह भी पढ़ लीजिएगा। दबाव समूह बेसिकली क्या होता है, 10 लोग कहीं पर इकट्ठा हो गए और वो किसी चीज को लेकर के डिमांड कर रहे हैं सरकार से, तो वो कहलाता है प्रेशर ग्रुप। जैसे अभी किसान जो आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो वो प्रेशर ग्रुप के कैटेगरी में ही आता है। तो प्रेशर ग्रुप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रीय एकता पढ़ने की जरूरत नहीं है पीटी के लिए, विदेश नीति पढ़ने की जरूरत नहीं है पीटी के लिए। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए अब आता है अपेंडिक्स। खत्म हो गया लक्ष्मीकांत, इतना जल्दी जल्दी तो बहुत सारा चीज़ नहीं भी पढ़ना है, तो सभी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता दिया कैसे कैसे पढ़ना है आपको। देखिए इसमें क्या पढ़ना है आपको, वरीता क्रम, क्वेश्चन पूछे गए थे इसलिए इंपॉर्टेंट है वरीता क्रम, लुसेंट में भी दिया हुआ वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद मोटा मोटी देख लेना है, मैं ऐसे एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपको याद होने ही चाहिए। संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन आपको याद होना ही चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि एम लक्ष्मीकांत की बुक्स, तो मोटा मोटी मैंने बता दिया कि एम लक्ष्मीकांत की बुक से आप पॉलिटी को कैसे कवर कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या है ना कि आपको पेज आपको देख लेना, ध्यान देना है, जिनको भी पढ़ने में कठिनाई होगी, एम लक्ष्मीकांत मोटी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति में कितना पेज है, 5 पेज है, पढ़ने में कितना देर लगेगा, आधा घंटा, है ना। तो इसी तरह से आप अपना टाइम को मैनेज कीजिएगा। राष्ट्रपति है 17 पेज है, बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इसमें कितना लगेगा, 2 घंटे के आसपास लगेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको आराम से, ठीक है, 3 घंटे लगेंगे, पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। तो घंटे के हिसाब से चैप्टर को बांट लीजिएगा और 5 दिन में इसको खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। 5 दिन से ज़्यादा इसमें समय, 5 दिन से ज़्यादा इसमें समय लगता भी नहीं है पीटी के लिए स्पेशली, तो 5 दिन में आपको एम लक्ष्मीकांत बुक खत्म हो जाएगी। और इसी तरह से मैं बाकी सब्जेक्ट के भी पीटी के लिए मैं कवर करवा दिया करूंगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।